हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का डे 10 देखने का प्रयास करेंगे। बिना समय बर्बादी के हम एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच जो 2+2 वार्ता हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। और 2+2 वार्ता जो सबसे पहले जो हुआ था भारत का अमेरिका के साथ हुआ था वर्ष 2018 में। 2+2 वार्ता जो होता है किसी भी देश के रक्षा और वित्त मंत्री के बीच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया है? तो ये बोत्सवाना में। कहाँ पाया गया? बोत्सवाना में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? ये भी बोत्सवाना है। और भारत में जो पन्ना की खान है ये भी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान कहाँ है? ये एमपी में है। कमेंट करके बताइए कि हट्टी की खान जो है ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। ये किस भारतीय राज्य में है? आगे प्रश्न है कि हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है? तो इसमें 3 देश कौन कौन सा है? स्पेन है। क्या है? स्पेन हो जाएगा, आयरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे। तो ये 3 देश जो है फिलिस्तीन को देश का मान्यता दिया है। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं कि इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया था? इजराइल को जो देश का मान्यता सबसे पहले दिया था ना वो मिस्र। अब इजराइल का संसद पूछा गया है कई एग्जाम में। तो इजराइल का जो संसद है इसका नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। और इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है वो सबसे खुफिया विभाग है, वो है मोसाद। काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। ये नाम क्या है? मोसाद। इजराइल जो है विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। ये भी प्रश्न बिहार एसआई में पूछा जा चुका है। इजराइल। अब इजराइल के बारे में एक मुद्रा याद रखिएगा, ठीक है। इजराइल का जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है? न्यू शेकल। क्या नाम है? न्यू शेकल। न्यू शेकल जो है इजराइल का मुद्रा है। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो ये जेरूसलम में है। जेरूसलम कहाँ है? इजराइल में। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि ZIG किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है? तो ये किस देश की है? जिम्बाब्वे की। क्या का है? जिम्बाब्वे। भारतीय रुपये के डिजाइन को किसने दिया था? ये इंजीनियर उदय कुमार ने दिया था। कौन थे? इंजीनियर उदय कुमार। रुपया सिक्का का जनक जो है भारत के संदर्भ में किस शासक को कहा जाता है? तो ये है शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 21वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये लाओस में किया गया। कहाँ किया गया? लाओस में। अब देखिए आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1967 में। कब? 1967 में आसियान का स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय है ना ये इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। वर्तमान में आसियान में 11 देश शामिल हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए ये जो आयोजित किया गया किस देश में किया गया? अपुलिया। जगह का नाम है अपुलिया। अपुलिया जो है ये इटली का शहर है। अपुलिया में G7 का शिखर सम्मेलन 50वां आयोजित किया गया और इसमें PM मोदी भी भाग लिए। हालांकि भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है। और याद रखिएगा कि G7 का स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था। तो ये भी प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है बाली में, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य है जल्दी कराने का कि खास करके रिवीजन आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ। अब देखिए जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मुझे लगता है ये शायद 1275 दरोगा या फिर 2213 दरोगा में भी ये पूछा गया कि जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। छाता परियोजना का संबंध जो है ये वर्षा जल का संरक्षण से है और ये ओडिशा ने प्रारंभ किया। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया ये न्यू दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन भी कहाँ किया गया? ये भी न्यू दिल्ली में ही किया गया। दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया और इसकी अवस्थिति किस देश में है? कहने का मतलब है कि दुनिया का जो सबसे पहला तैरता शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुसान। क्या नाम है? बुसान।
बुसान जो है ये दक्षिण कोरिया का एक देश है जो कि तैरता हुआ शहर घोषित किया गया। बुसान। किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात को के अधिकार को शामिल करने का मंजूरी दिया है? तो ये कौन है? तो ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? काफ़ी रिपीटेड प्रश्न हो गया है। तो सर्वाधिक योगदान अब किसका आता है? सेवा का। सेवा क्षेत्र को तृतीयक सेक्टर भी कहा जाता है और प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा सबसे कम है। 2 नंबर पे आता है आपका उद्योग यानी कि द्वितीयक सेक्टर। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहाँ से लॉन्च किया गया? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना सन 1973 में लाया गया इंदिरा गांधी के काल में। 1973 में जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रारंभ में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। बाद में फिर इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया और लेकिन बाद में अब इसे चेंज करके अब नाम दे दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। चूँकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी बहती थी रामगंगा, उसी के आधार पर इसका नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो अब आपको याद हो गया होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं कि वसुमित्र और नागार्जुन। अब यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का पेपर शुरू हो जाएगा। तो यह हिस्ट्री का प्रश्न है कि वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में रहते थे? तो वसुमित्र और नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबारी थे। कौन थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे वसुमित्र और नागार्जुन। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पतंजलि, ठीक है, ये 1275 दरोगा मेंस में पूछा गया प्रश्न था कि पतंजलि जो है ये किसके दरबारी थे? कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें लगे कि आप लोग भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हमें फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है फिर आगे का डिस्कशन कराने में भी। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? थोड़ा समय दीजिए इसमें। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से 30, 31 और 1932 में। तीनों में जो है अंबेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था अंबेडकर जी ने 1930, 31 और 32। और याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश सम्राट जो थे इनका नाम था जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम थे यहाँ के सम्राट। और ब्रिटेन पीएम कौन थे उस समय? मैकडोनाल्ड। क्या नाम था उसका? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड, याद रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में? देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है ना ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आर्टिकल 67 का ख के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है सीधे राज्यसभा में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो आयोजन किया गया था सम्मेलन ये था ईरान का शहर। कौन सा था? ईरान का शहर था रामसर। ठीक है, रामसर। इसी के आधार पर इसका नाम दे दिया गया रामसर कन्वेंशन। ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है? यानी कि जो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी वो क्या बनाएगी? ज्वार नदमुख या एस्चुरी। इसको कहते हैं, ये कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक वस्तु जो है प्रकाश के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पे ये काम करती है प्रकाशिक वस्तु, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। सन 1916 में जो कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया? ये कहा जा रहा है कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चरण मजूमदार जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1916 में। 1916 में जो हुआ ये लखनऊ में अधिवेशन था। यहाँ से 2-3 प्रश्न। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो पहली बार इसी अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए और यहीं पे राजकुमार शुक्ल, याद होगा राजकुमार शुक्ल वही है जो बिहार के थे और जिन्होंने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बारे में आइडिया दिया था। यानी कि चंपारण में जो नील के किसान थे उनके साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा था उनकी जानकारी जो है इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने 1916 में। ठीक है, तो 1916 में याद रख लीजिएगा आप, ये कहाँ पे हुआ था? अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट बनता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे
लेकर रहूँगा। भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लगा है? 0 बार। मतलब कि वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपात का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? तो ये है विशाखापत्तनम। ठीक है, ये क्या है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है देश का बड़े बंदरगाह में सबसे गहरा बंदरगाह है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ लिया जाए तो मुंबई होगा। समान नागरिक संहिता का हाल ही में किस राज्य ने लागू किया? यानी कि समान नागरिक संहिता जो है ये किस राज्य ने हाल ही में लागू किया, यानी पूरी तरीके से? तो ये लागू किसने किया है? उत्तराखंड ने। हालांकि सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कुछ हिस्सा जो है ये गोवा में लागू किया गया। समान नागरिक संहिता जो है ये डीपीएसपी का हिस्सा है। क्या कहते हैं इसको? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहने का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता का जो लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में, चूंकि भाग 4 में क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और आर्टिकल क्या संबंधित है? 36 से लेकर के 51 तक। तो इसी बीच में 44 आ गया ना, तो ये हो गया सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम क्या था? भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब इनका नाम था। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर अस्थायी लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, और उसी सदन से ये जो है वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करेगा? देखिए, राष्ट्रपति से लेकर के केंद्र राज्य के विधानसभा तक का जो चुनाव का घोषणा करता है ये चुनाव आयोग करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? कमेंट करके बताइए। आपको ऑप्शन दे रहे हैं 26 जनवरी या 25 जनवरी। इसी में 1950 को हुआ था। बताइए कमेंट करके 26 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। हिंट्स बता दिए आपको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। तो कमेंट करके बताइए जरा। कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष में 3 राज्य कौन सा है? देखिए, कोयला उत्पादन पूछा है ना कि भंडारण। कोयला उत्पादन के मामले में जो 1 नंबर पे आता है वो छत्तीसगढ़ है, 2 नंबर पे जो है ये उड़ीसा है, 3 नंबर पे है झारखंड। अब झारखंड जो है कोयला के भंडारण में 1 नंबर पर है, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए खनिज संपन्न राज्य कौन सा है तो ये उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया? देखिए, भाषा से संबंधित आप याद रखिएगा कि मूल रूप से संविधान में 14 ही भाषा था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको समय समय पे जोड़ा गया। तो 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ, इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया। कौन सब? सर ने एक ट्रिक बताया, ये बोडमास, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडमास आपको याद होगा कि मैथमेटिक्स का टर्म होता है कैलकुलेशन के लिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, कहने का मतलब है स्थानीय स्वशासन तो कह रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के बारे में कह रहा है। तो ये किसके तहत जो है मतलब ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, LM सिंघवी समिति। आप क्या रखिएगा याद? LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर जो है 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ग्रामीण इनको नहीं लगाना चाहिए था। स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है ना, ये नगर पंचायत से है। ठीक है, तो यहाँ पे 1992 इसका सही जवाब होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बनाने के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ग्राम पंचायत को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया है LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। हालांकि 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। इसके तहत ग्राम पंचायत को यानी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब देखिए WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की किस संस्था का रूप प्रतिस्थापित रूप है? यानी कि जो अब WTO है ना, तो ये प्रारंभ में GATT कहलाता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये था GATT का स्थापना 1 जनवरी, मुझे जहाँ तक याद है 1 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है, GATT का। और ये WTO जो आया था ये 1995 में आया था। आगे बढ़ते हैं कि 24 अक्टूबर 1964 को बक्सर में, नहीं ये गलत हो जाएगा, 24 अक्टूबर नहीं होगा, 22 अक्टूबर होगा ना, 22 अक्टूबर 1764 को
ये गलत हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया था? हेक्टर हेनरी, मैं क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, इसका नाम क्या था? मुनरो। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। जबकि इधर भारत की तरफ से कौन थे? शुजाउद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे प्लासी के युद्ध में, यहाँ पे कौन थे? शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला इधर भारत की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो अवध के नवाब थे, लेकिन ये पराजित हो गए। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और याद रखेंगे कि अधिक मत प्राप्त करने पर उसे विजेता घोषित किया जाता है। ये भी पहल कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन का देन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि बेलाडीला की खान किस राज्य में है? तो बेलाडीला जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है, यही वाला। राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया? भाग 4 में। अभी हमने डिस्कशन किया है। कार्डेमम की पहाड़ी, ये प्रायद्वीपीय पहाड़ी का हिस्सा है। तो देखिए, कार्डेमम की पहाड़ी जो है दक्षिण भारत, यानी भारत का जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ है, ये कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी को क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, वह कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू किया गया था? तो आरा से। ठीक है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी का उद्गम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। अब यहाँ पे झील के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं कि बताना क्या सही है। झील जो है ये स्थिर जल का संचय होती है झील में, बिल्कुल सही है। झील जो है चारों ओर से थल से अवरुद्ध होता है, ये भी सही है। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और बड़ी झील भी है, सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील जो है क्या है? ये लेगून है। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ है कि निम्न नदियों में पश्चिम से पूर्व बताना है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट, यानी कि सॉरी, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट बताना है और कूट के हिसाब से बताना है। तो सीधे आप याद रखिए घाघरा पहले है, घाघरा आ जाएगा, फिर राप्ती हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा गंडक। घाघरा, राप्ती, गंडक, फिर लास्ट में आ जाएगा बागमती। ठीक है, गंगा की जो सबसे लास्ट नदी है ना, उसका नाम क्या है? महानंदा। महानंदा जो है गंगा की सबसे लास्ट सहायक नदी है। अब नर्मदा नदी की ओर बहती है, कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरब की ओर बहती है। सही है, ऐसा क्यों है? नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, बिल्कुल सही है। ये ब्रंश कगार से बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यह एक रिफ्ट घाटी है, बिल्कुल, रिफ्ट घाटी को ही ब्रंश घाटी कहते हैं। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान जो है पश्चिम की ओर हो जाता है, गलत, पश्चिम नहीं बल्कि पूरब की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा तथा भगीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? अब ध्यान रखिएगा कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ पे 2 टर्म बता देते हैं, एक दाहिने ओर से, एक बाएं ओर से। ओवरऑल तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ना, तो वो कौन सी है? यमुना। ठीक है, यमुना। लेकिन बाएं ओर से सबसे पूछा जाए तो ये है छपरा में कौन सा नदी है? घाघरा। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, फिर से बता देते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है यमुना। ठीक है, जो कि दाहिने ओर से। लेकिन अगर बाएं ओर से अगर पूछ लिया जाता तो इसका सही जवाब क्या होता? घाघरा। आगे बढ़ते हैं, कूट दिया गया है, कूट देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नदी है और उसका उद्गम स्थल आपको बताना है। तो देखिए, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो होता है ये सानो ख्याबा भूमिनद या बोखरचू, तो बी का ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो ए इसका जवाब हो जाएगा 3। और अलकनंदा, देखिए अलकनंदा जो निकलता है ना, तो ये सतोपंथ हिमानी से, और भगीरथी निकलता है चौमुख, ये गोमुख से, तो याद रख लीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, सिंधु का हो जाएगा बोखरचू, अलकनंदा का सतोपथ, भगीरथी का गोमुख।
आगे बढ़ते हैं, आगे है नदी और इसकी सहायक नदी। देखिए अब गंगा, गंगा की सहायक नदी में कौन सब है? तो गंगा की सहायक नदी में जैसे यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो इसका सही जवाब गंगा में हो जाएगा कौन? बागमती। बागमती भी गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी का क्या है? वैनगंगा, पैनगंगा, उसके बाद इंद्रावती, वर्धा, मगार। यमुना, यमुना का जो है केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल, धसान। तो ये इसकी सहायक नदी हो गया। कृष्णा में क्या है? भीमा। कृष्णा की सहायक नदी में भीमा दे दीजिएगा। मालप्रभा, घाट प्रभा भी कृष्णा की ही सहायक नदी है। अब कह रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली के बारे में कि 4 नदी में से 3 नदियां इसमें से किसी एक नदी में मिलती है। जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है वह नदी कौन सी है? जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। तो कहने का मतलब देखिए, सिंधु का बहुत सारा सहायक नदी है जिसमें कि झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, सिगार, गिलगित, द्रास इत्यादि आता है। और गेसिंग भी सिंधु की ही सहायक नदी है। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, कम से कम दिमाग में ये सब चीज़ आते रहना चाहिए। देखिए ये सभी जो ऑप्शन दिया गया ना, ये सभी की सभी सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन क्या रहा है कि सिंधु की जो नदी है इसमें से जैसे कि झेलम, रावी, व्यास, सतलज ये सभी है सहायक नदी। लेकिन जो डायरेक्ट सिंधु में जाके मिलता है ना, वो एकमात्र नदी चिनाब है। ठीक है, झेलम नदी, झेलम, रावी और सतलज ये सभी नदी पहले चिनाब में गिरेगा और चिनाब जाके गिरती है सिंधु में। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि सिंधु की वैसी सहायक नदी जो डायरेक्ट सिंधु से ही मिलती है वो है चिनाब। झेलम, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, व्यास ये सभी जाके गिरती है चिनाब में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जैसे इधर चलते हैं तो ये हमारा पूर्वी घाट हो गया और ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। तो पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो वंशधारा और नागावली ये दोनों नदी जो है ये पूर्वी घाट से। वंशधारा जो है उड़ीसा से निकलती है। आगे बढ़ते हैं कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इसे पश्चिम से पूरब की ओर बताना है। तो इसमें कौन सा आता है? चंबल। सबसे पहले चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो 1 नंबर पे चंबल हो जाएगा, 2 नंबर पे सिंध हो जाएगा। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे कूट वाला ही प्रश्न है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए तीस्ता नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ब्रह्मपुत्र का है, नहीं ब्रह्मपुत्र का क्यों हो जाएगा? तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम की तरफ से बहती है और ब्रह्मपुत्र का जो है कहाँ? देखिए ब्रह्मपुत्र जो है अभी आपको हमने बताया था, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ये चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चूंकि तीस्ता नदी सिक्किम से बहती है ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र यहाँ से थोड़ी निकलती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। तो ये जो ऑप्शन है बी नंबर का ऑप्शन तो सही है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नहीं, तो इसका सही जवाब सिर्फ बी होता। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सिंधु नदी देखिए ट्रांस हिमालय में आप पढ़िएगा, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। लद्दाख और जास्कर से ही बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लद्दाख और जास्कर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ पे करीब 5-7 पॉइंट आपको डिस्कस में करवा दूँ। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या बताया? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो है सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता था? सांगपो, सांगपो। अब ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में पहली बार इसको क्या कहते हैं? दिहांग, दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र की को अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र को पहली बार ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और इसी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। भाई कौन सी दुनिया में है? सिंधु नदी एकमात्र भारतीय यूटी यानी कह सकते हैं लद्दाख, पहले तो ले से जाती थी अब लद्दाख से गुजरती है। तो 1 नंबर का आंसर तो गलत हो गया। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। सिंधु की विभिन्न सहायक नदी और उसके उद्गम स्थल के बारे में बताना है। देखिए सिंधु का जो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सब है और ये सभी नदी जो है ना ये गिरती है कहाँ? चिनाब नदी में। लेकिन इसका उद्गम पूछ रहा है तो झेलम नदी ये जो है 2446 दरोगा के प्री में पूछा था।
झेलम जो है ना ये वेरीनाग से निकलता है। रावी और व्यास दोनों रोहितांग दर्रा से, ठीक है। व्यास व्यास कुंड, ठीक है। व्यास कुंड भी ये हिमाचल प्रदेश में ही है, तो इसका सेपरेट दे दिया गया है, तो इसीलिए इसको दे देंगे। रावी और व्यास दोनों रोहितांग दर्रा से ही, तो रावी निकलता है रोहितांग दर्रा के पश्चिम से, व्यास निकलता है व्यास कुंड से। सतलज नदी जो है राकस ताल से निकलता है, राकस ताल या राक्षस ताल। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो कहने का मतलब कि सिंधु नदी का जो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, तो सबसे पहले झेलम, ठीक है, झेलम हो जाएगा। झेलम, चिनाब, रावी, रावी के बाद व्यास, रावी व्यास, फिर आकर के सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए कथन पर विचार करना है कि कौन सा सत्य है। सोन नदी जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, सरासर गलत है। गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी है, वो यमुना। क्या नाम है, यमुना। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं कि नदी है और इसका उद्गम स्थल से संबंधित कुछ जगह है। देखिए ताप्ती नदी का जो है ना, ताप्ती, ये सतपुरा श्रेणी से निकलता है। ताप्ती नदी सतपुरा श्रेणी से। गोदावरी, गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, गोदावरी नदी। जबकि कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर से। कावेरी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं कि अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियाँ जो 3 दिशा में बहती है। देखिए अमरकंटक पूछे या मैकाल रेंज, ध्यान से आप देखिए थोड़ा। मैकाल, मैकाल पठार जो है ना ये बेसाल्ट का बना हुआ है। मैकाल का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसी का नाम है अमरकंटक, यानी मैकाल पहाड़ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ये अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियाँ बहती है। सोनम, आप याद कर सकते हैं, सो से हो गया सोन। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलने वाली ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। ये हो गया सो नम। नौ से नर्मदा हो गया। आपको पता है कि गुजरात में नर्मदा नदी को उसकी जीवन रेखा कहते हैं, यानी गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। तो गुजरात किधर पड़ता है, इस साइड पड़ता है। अगर भारत का मैप आप इस तरह बनाइए तो इधर पड़ेगा, तो नर्मदा हो जाएगा किधर, पश्चिम की ओर। अब मौ से हो जाएगा महानदी। महानदी जो ओडिशा, ओडिशा थोड़ा दक्षिण में आता है तो उसको कह सकते हैं दक्षिण और पूरब कह सकते हैं। तो समझ में आ गया अमरकंटक से कौन सा निकलता है, सोन, नर्मदा और महानदी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी का राजहरप नीति, बिल्कुल। लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाई थी। वेलेजली कहाँ से, जब 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था तो ये डलहौजी का राजहरप नीति था। धार्मिक कारण लेकिन उस समय का सबसे तत्कालिक कारण था, वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। देखिए इसमें हमने और विकल्प को नहीं देखा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा अपनाए गए सहायक संधि, हालांकि ये भी कुछ हद तक सही है। और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र को गोद लेने का प्रथा जो उसको समाप्त कर दिया, तो ये और ये सही है, तो इसका मतलब सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद था, तो ये कौन सा था, ये पील आयोग था, ठीक है, पील आयोग। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, बिल्कुल सही है, बैरकपुर से शुरू हुआ था। कालांतर में इसका स्वरूप जो बदल गया और यह जनव्यापी हो गया ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी सही है। 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वी.डी. सावरकर ने कहा। किसने कहा, वी.डी. सावरकर ने। लेकिन कौन इसे नहीं माना है, तो वो आर.सी. मजूमदार, क्या नाम है, आर.सी. मजूमदार ने इसको नहीं माना है। 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया वो क्या था, देखिए पहले नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था, ब्राउन बेस। ब्राउन बेस को हटा करके दिसंबर 1856 में आकर के लाया गया क्या, एनफील्ड राइफल को लाया गया। अब इसमें जो कारतूस लगे होते थे ना, ऐसा माना गया कि वो जो कारतूस था, ये जो कारतूस था, इसका ऊपर का जो कवर था ना, ये गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था ताकि इसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके।
अब गाय जो है हिंदुओं के लिए और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए वर्जित है। अब ऐसे में दोनों धर्मों के लोगों ने इसका विरोध किया। तो यही जो है 1857 के तत्काल विद्रोह का तत्कालीन कारण था, चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने के बाद किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? देखिए यहाँ पे निकलसन जो है निकल गया, मतलब चल बसा, तो नाम क्या था? निकलसन। याद रखिएगा, निकलसन। हालांकि निकलसन के निकलने के बाद जो है हडसन आ गया। कौन आ गया? हडसन आ गया। 1857 का विद्रोह शुरू होने के बाद बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया गया था? मतलब कि अवध का नवाब जो है किसे घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिरजिस कादिर। क्या नाम था इनका? नाम बिरजिस कादिर। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बेगम हजरत महल को इसी काल में महक परी, ठीक है, महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को ही जाना जाता है। कमेंट करके बताइएगा अगर किन्हीं के पास कंफर्मेशन हो तो। मुझे एकाएक याद आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोलना उचित लगा मुझे, तुमने बताया। तो कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब। नाना साहेब का एक अन्य नाम या मूल नाम जो क्या नाम था? ढोंढू पंत। क्या नाम था? ढोंढू पंत या ढोंढू पंत, जो भी रहे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो पहला ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? RCM। ये था रमेश चंद्र मजूमदार ने ऐसा कहा था। 1857 का स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो ये गोलघर। गोलघर पटना का नहीं, तो ये गोलघर जो है वाराणसी का। कहाँ जन्म हुआ था? गोलघर वाराणसी में। और इनकी हत्या कहाँ कर दी जाती है? तो ये मेजर ह्यूरोज के द्वारा, ठीक है। क्या नाम था इसका? ह्यूरोज। और महारानी लक्ष्मीबाई की जो कह सकते हैं कि स्मारक है वो कहाँ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर है MP में। और ह्यूरोज ने कहा था ये महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कि वह क्रांतिकारियों में इकलौती मर्द थी। ये किसने कहा था? ये ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? कैनिंग थे। किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया? तो इसका नाम था जॉन बारकर। क्या नाम था इसका? नाम थॉमस जॉन बारकर। जॉन बारकर ने रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया था 1859 में। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इस समय कौन था? कैनिंग था ना, तो कैनिंग ने बनाया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। और ये जो है इलाहाबाद से घोषणा पत्र को पढ़ा था। किसने पढ़ा था? इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है ये, स्टैनली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है किसने पढ़ा था? इलाहाबाद से पढ़ा था। कौन? स्टैनली ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। और ये किससे संबंधित है? नगर निकाय से। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों में के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा? कौन लेगा? राज्यपाल लेगा ना, राज्यपाल। भारत के संविधान के अनुसार बताना है क्या गलत है। भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची 100% सही है। दल बदल में क्या है कि अयोग्यता के प्रावधान 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। यानी कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची बिल्कुल सही है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है चौथी अनुसूची में एकदम गलत है। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती यानी 3 सूची का जो प्रावधान है ना, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। और ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का पद, मतलब सीटों का आवंटन। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो वर्तमान में 22, लेकिन मूल संविधान में 14 ही भाषा था। अब यहाँ पे कुछ डाटा है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान, जो अपनी समस्त जैव विविधता के लिए, यहाँ पे समृद्ध होना चाहिए था कि समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और यह बड़े कार्बेट टाइगर रिजर्व का भी ये हिस्सा है। लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में यह स्थापित किया गया था। तो बताइए, यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? पहले नाम था इसका हैली, ठीक बाद में क्या बना? जिम कॉर्बेट। बाद में क्या बना? जिम कॉर्बेट। और वर्तमान में क्या हो गया? रामगंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आज का ये 75 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा हुआ। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट देने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।